नमस्कार, मैं हूं राशिद। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के झूठ फरेब और धोखे के किस्से उनके अपनों ने ही कई बार सुनाए। किसी ने कहा कि आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं, किसी ने केजरीवाल को तानाशाह बताया। अब केजरीवाल पूर्व स्पीकर एमएस धीर के निशाने पर हैं। ये वो शख्स हैं जिन्हें केजरीवाल ने कभी संवैधानिक पद के लायक समझा था और आज टिकट के लायक भी नहीं समझा। लिहाजा केजरीवाल के फैसले से आहत एमएस धीर ने भी यही इशारा किया कि आम आदमी पार्टी ने बिना सामने वाले का पक्ष सुने ही फैसले सुना दिए जाते हैं। ऐसे में अब ये बीच बहस का बड़ा सवाल है कि कहीं आपका फरेब ही आपको न ले डूबे, और सवाल ये भी कि अब कहां गया केजरीवाल की पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। बच्चों की कसम खाकर भी कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनाने और फिर बीच मझधार में दिल्ली को छोड़कर चले जाने वाले केजरीवाल के फरेब से अब तक तो दिल्ली की जनता ही आहत हुई थी। लेकिन ऐसा महीनों बाद हुआ है जब केजरीवाल के धोखे की चोट उनके अपने 6 विधायक भी दिल की गहराई तक महसूस कर रहे हैं। इन्हीं 6 विधायकों में एक नाम एमएस धीर का भी है। दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर और आपके वरिष्ठ नेता। औरों की तरह धीर ने भी आम आदमी पार्टी को खून पसीने से सींचा, लेकिन केजरीवाल ने सबको हैरान करते हुए इस चुनाव के लिए धीर का टिकट काट दिया। दलील ये दी गई कि टिकट उन लोगों का काटा गया जिनका काम अच्छा नहीं था। परफॉर्मेंस के ऊपर एक असेसमेंट कर रहे हैं सबकी, और परफॉर्मेंस के बाद जो भी होगा हम बताएंगे, आप ही लोगों को बताएंगे। जबकि धीर के मुताबिक सच्चाई ये है कि केजरीवाल ने उनका पत्ता काम के आधार पर नहीं बल्कि 4-5 लोगों की बातों में आकर काटा। मेरे को इतनी हताशा हुई कि हमारे 5-7 कार्यकर्ता कुछ मेरे प्रति नेगेटिविटी मेरे इलाके में फैलाते रहे, जबकि मैंने इतने काम कर दिए हैं। उसके बावजूद उन्होंने हाई कमांड को जाके ये कहा कि धीर साहब ने कोई काम नहीं कहा और मैंने कुछ नहीं किया। शाजिया इल्मी, विनोद कुमार बिन्नी, अश्वनी उपाध्याय जैसे आपके अपनों की तरह अब एमएस धीर भी इशारा दे रहे हैं कि इस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक्शन लेने से पहले केजरीवाल धीर जैसे वरिष्ठ नेता से एक बार बात जरूर करते। मैं जहाँ तक समझता हूँ हर एक पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम तो होती है। आप पार्टी में भी है? हर एक पार्टी में होती है। जब हर एक पार्टी कह रहा हूँ तो हर एक में होती है। लेकिन केजरीवाल ने धीर के इस मर्म का भी मजाक उड़ाने में देर नहीं लगाई। मोदी जी की तारीफ करी है उन्होंने, और पहली चीज तो पार्टी में, हाँ वो तो है, जिसकी टिकट कटती है वही कहता है डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में। अब बड़ा सवाल ये है कि कहां गया केजरीवाल की पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र। धीर की तरह केजरीवाल ने इस बार सीमापुरी से विधायक रहे धर्मेंद्र कोली का टिकट भी काटा। कोली मामले में भी दलील यही दी गई कि कोली ने अपने इलाके में काम नहीं किया, जबकि नई दिल्ली के लोग भी मानते रहे हैं कि केजरीवाल ने खुद अपने इलाके में काम नहीं किया। तो सवाल ये भी उठता है कि केजरीवाल ने अपना टिकट क्यों नहीं काटा? केजरीवाल ने इन विधायकों के साथ फरेब क्यों किया? दरअसल जानकार मानते हैं कि केजरीवाल जिससे फायदा देखते हैं उसका साथ लेते हैं, जिससे नुकसान दिखता है केजरीवाल किनारा कर लेते हैं। इन लोगों के साथ भी यही हुआ। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को लगता है कि ये 6 विधायक इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, सो इनका टिकट काट दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर यही 6 विधायक जनता के बीच चले गए तो फिर सवाल ये दिलचस्प होगा कि कहीं आपका फरेब ही आपको न ले डूबे। सौरभ अग्रवाल, इंडिया न्यूज। आम आदमी पार्टी ने जो अपनी राजनीति शुरू की, उस राजनीति की बुनियाद में कहा आदर्श होगा, कहा सच्चाई होगी, कहा आंतरिक लोकतंत्र होगा, कहा कि हर सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। दिल्ली के चुनाव एक बार फिर से सर पर आन पड़े हैं। सवाल बड़ा ये है कि क्या फरेब झूठ की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल? एक बड़ा पैनल मेरे साथ में मौजूद है। एमएस धीर, आप आम आदमी पार्टी के पूर्व एमएलए हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं 49 दिन की सरकार में अरविंद केजरीवाल के। विनोद कुमार बिन्नी विधायक लक्ष्मीनगर के रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी से आप भी जुड़े रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और आदर्श भारत अभियान के प्रमुख हैं, और जाने माने पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भी हमारे साथ में मौजूद हैं।
विनोद कुमार बिन्नी से मैं शुरुआत यहां पर करना चाहूंगा। बिन्नी जी, क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब पर ही टिकी होती है? और अभी तक तो बाहरी लोगों के बारे में ही बोलते थे, और अब अपनों के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं, फरेब का ही पुलिंदा लेकर के? दरअसल जो लोग निराधार होते हैं, जिनके पास कोई चीज का आधार नहीं होता है, हाँ। उन्होंने जितनी भी राजनीति इस देश में शुरू की वो बिना आधार शुरू की। उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने लोगों को ऐसे सपने दिखाए, ऐसे लुभावने सपने दिखाए जिनको मेरे ख्याल से पूरा करना असंभव था। आज आप कहीं देखें पार्टी, आप पूरे देश में दिल्ली में लोकपाल लागू करना तो बहुत दूर की बात है। आप इंटरनल जो पार्टी का डेमोक्रेसी उसमें आपका लोकपाल नहीं है, आप अपने लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर पाए। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? आपका 50 लोगों का संगठन, आप खुद करने वाले, आप इंटरनल लोकपाल आपके पास नहीं है, तो आप दिल्ली में क्या उम्मीद रखेंगे लोग आपसे? आपने ऐसे वादे दुनिया दिल्ली से किए जिनको मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल करना संभव नहीं था। ना पानी को इतना फ्री देना संभव था, ना बिजली 50% कम करनी संभव थी, ना महिलाओं के लिए कमांडो फोर्स बनानी संभव थी। स्वराज को आप भूल ही गए, स्वराज का आप कहीं जिक्र नहीं करते हैं। तो ये सब ऐसी काल्पनिक बातें थी जिनको कभी संभव नहीं था, उनको कभी उम्मीद भी नहीं थी कि हम इस स्थिति में पैदा होंगे और इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया, और वो विश्वास अरविंद केजरीवाल को नहीं था, आम आदमी पार्टी को नहीं था, वो विश्वास था अन्ना जी के आंदोलन को, जिस आंदोलन की वजह से पार्टी खड़ी हुई और उस आंदोलन की वजह से पूरे देश में जो चर्चा हुई, एक उम्मीद जगी, एक विश्वास जगा, उस विश्वास की वजह से लोगों ने उस पर विश्वास करके आम आदमी पार्टी को वोट दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस सोच को, उस विचार को मारने का काम किया, उसका हत्या करने का काम किया। अश्विनी उपाध्याय से एक सवाल करते हैं। अश्विनी जी, चूंकि अरविंद केजरीवाल के को तो बहुत करीब से आपने जाना है, देखा है, समझा है, एक बात समझ में नहीं आई, वो एमएस धीर जिन्हें राज्य के अंदर सबसे बड़े संवैधानिक पद के लायक आपने समझा, और आज जाकर के आप उन्हें टिकट के लायक भी नहीं समझते। देखिए, यही तो उनकी राजनीति है। अलग तरीके की राजनीति यही है। अलग तरीके की राजनीति यही है कि जैसे ही आपने कुछ भी ऐसी बात कही जो उनके मन माफिक नहीं है, जो उनको पसंद नहीं है, तो फिर आप बेकार हो, फिर आप किसी लायक नहीं हो, आप बीजेपी के हाथ बिक गए हो, आप कांग्रेस के हाथ बिक गए हो, आप देशद्रोही हो। अब सोशल मीडिया वाला जो टीम है वो तो पूरा ऐसी गालियां देना शुरू कर देती जो नीचे बैठे हुए हैं। न खाता ना वही, जो एक कहे वही सही, बस वही सही। और हालत ये हो गई है कि आज की में जनता के बीच में आपको बता रहा हूं, अन्ना हजारे जी को दिल्ली का हर आदमी धोखेबाज नजर आता है, केवल एक आदमी की वजह से। दिल्ली की जनता के बीच में आप जाओ और कुछ बात अब नए सिरे से करो, भाई हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कुछ ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो एकदम सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसको लगता है कि एक दूसरा और भी आ गया, एक आया था दूसरा आ गया। अच्छा, जो सपने जो इस मतलब पार्टी का जो हुआ, देश का हुआ, क्या भला वाला छोड़ दो, एक जन आंदोलन का इतना बड़ा बुरा हाल हो गया, एक आंदोलनों का इतना बड़ा बुरा हाल होगा केवल और केवल अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में। अदरवाइज हम क्या करने आए थे? हम स्वराज लाएंगे, हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। अरे भ्रष्टाचार एक लोकपाल से दूर होता है कि आज तक मैं बार बार कहता रहा कि लोकपाल की माला जप रहे, जब तक चुनाव सुधार नहीं होगा, जब तक आपका पुलिस सुधार नहीं होगा, जब तक आपका न्यायिक सुधार नहीं होगा, कहां से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा? प्रदीप सिंह जी को भी इस डिस्कशन में लेकर के आते हैं। प्रदीप जी, राम मनोहर लोहिया ने एक जमाने में ये कहा था कि जिंदा कौमें कभी 5 साल इंतजार नहीं करती, और अभी तो दिल्ली में 1 साल में ही राजनीति में न जाने कितने परिवर्तन आ चले हैं, और 1 साल में ही अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम, कथित टीम, काफी हद तक एक्सपोज भी हो गई है। 2013 वाली अरविंद केजरीवाल के सिनारियो में और 2014 में, अब दिल्ली के अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक आसमान किस हद तक बदल चुका है, और अगर बदला है तो उसमें कितने काले बादल हैं अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, ऐसा है कि जब अरविंद केजरीवाल, आप राजनीति से जब बाहर रहते हैं तो आदर्श की बातें कर सकते हैं कि राजनीति ऐसे होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी हो, उम्मीदवारों का चुनाव कैसे हो, भ्रष्टाचार कैसे दूर करें, सब बातें कर सकते हैं। जैसे ही आप राजनीति में आते हैं तो आदर्श से आपको व्यवहारिकता या यथार्थ का ज्ञान होता है। 1 साल में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि चुनाव की राजनीति करना इतना आसान नहीं है जितना। लेकिन चुनाव की राजनीति के भी, प्रदीप जी, चुनाव की राजनीति के भी कुछ बुनियादी उसूल होते हैं। निश्चित रूप से नहीं, डिक्टेटरशिप सर, आपसे मैं बड़े विनम्रता से बात कह रहा हूं कि इतनी डिक्टेटरशिप तो मुझे लगता है मुलायम सिंह नहीं चलाते, इतनी करुणानिधि के यहाँ नहीं होगी, इतनी मायावती के यहाँ नहीं होगी। तो इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप कि एक आदमी अगर कुछ बोलता है और अगर आपने कुछ भी कहा तो आपको भद्दी एमएस धीर के पास पे चलते हैं। एमएस धीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एमएस धीर जी 49 दिनों की अरविंद केजरीवाल की सरकार में स्पीकर भी रहे हैं। एमएस धीर जी, 49 दिन तक आपको सबसे बड़े संवैधानिक पद पर अरविंद केजरीवाल ने बिठाया। आज अरविंद केजरीवाल का आपसे विश्वास क्यों उठ गया?
एमएस धीर जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। मैं कह रहा था कि जब वो हकीकत उनको पता चली तो देखिए अब इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करना और दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाना आसान है। जब अपने खुद करना पड़ रहा है तब उनको पता चल रहा है कि ये काम कैसे होता है। तो जो 2013 की स्थिति थी, क्या था, अन्ना हजारे के आंदोलन की लोकप्रियता की लहर पर सवार होकर आए थे। उस समय कांग्रेस की राज्य में सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, भ्रष्टाचार और घोटाले के तमाम आरोप थे। उससे पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। वो माहौल अब खत्म हो गया है। तो क्या आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं ये कहूं, प्रदीप जी बहुत संक्षेप में बताइएगा, अगर मैं ये कहूं कि अरविंद केजरीवाल जैसे राजनेताओं की दुकान बंद होने का वक्त आ गया है, क्या इस तरह की अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, राजनीति में दुकान तो किसी की बंद होती नहीं जल्दी, तो बंद तो नहीं होगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस अभी खड़ी नहीं हो पा रही है। कांग्रेस जब तक अच्छी स्थिति में नहीं आती तब तक अरविंद केजरीवाल की रेलेवेंस, पॉलिटिकल रेलेवेंस दिल्ली में बनी रहेगी। तो विनोद, हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं विनोद भाई के पास जाता हूं। दिल्ली में मुख्य मुकाबला मेरा मानना है अब भी इस चुनाव में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जो लोग बहुत उम्मीद से, आदर्श की उम्मीद में राजनीतिक विकल्प के रूप में नहीं देखते थे आम आदमी पार्टी को, एक वैकल्पिक राजनीति के पुरोधा या अगुवा के रूप में देखते थे, लेकिन निराश हुए हैं। विनोद भाई, आम आदमी पार्टी के पास आज की तारीख में बचा क्या है? केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई, गठबंधन नहीं करूंगा, कर लिया। महिला कमांडो फोर्स कहां है नहीं पता। रामलीला मैदान में बैठेगी कैबिनेट, जन लोकपाल पास होगा, ऐसा नहीं हुआ। मंत्रियों ने गाड़ियां और वीआईपी नंबर की कार ले ली। गणतंत्र दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में धरने को सही बताया। पानी मुफ्त मिलेगा, इस तरह का कुछ हुआ नहीं। टैंकर माफिया आज भी चल रहा है। बिजली के रेट आधे किए नहीं। किस बुनियाद पर आप लड़ेंगे? कहते ही है कि 49 दिन की सरकार का काम दिखाएंगे, काम है क्या? देखो, ये वास्तविकता लोगों के सामने आ गई। जितने भी पॉइंट आपने अभी गिनवाए हैं, इसके बारे में किसी गली में जाके आप बात कर लो, कोई इस बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है सब विषयों पे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों ने आप पे एक बार विश्वास किया, उनको लगा कि भी आप कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन आपने सिर्फ झूठे वादे करने के अलावा एक नाटक जो आपने लिखा, उसके साथ अनुरूप कपड़े पहने, उस हिसाब से डायलॉग याद किए, और वो सब करके और बाप भाग गए, लोगों को धोखा दिया। लोग अब जल्दी से विश्वास करने वाले नहीं है। मैं प्रदीप भाई की एक बात को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं आगे। उन्होंने एक बात कही कि भाई दो लोगों के बीच में चुनाव होगा। देखो, बीजेपी अभी प्रचार कर नहीं रही है, कांग्रेस कहां खड़ी होगी इस बारे में अभी नहीं पता। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी थोड़ा सा अपनी जो उनकी अपनी शैली है, जिस हिसाब से लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, वो लोग लगातार बने हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों लोग शायद कंपटीशन में रहेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू होगा, मुझे लगता है बहुत तेजी से बदलाव होगा, क्योंकि मीडियम लेकिन कहते हैं अश्विनी भाई, हाँ, कहते हैं एक बात कही जाती है कि कोई भी आप अगर राजनीतिक पार्टी चलाते हैं तो इसके लिए आपको उसके खंबे, उसके पिलर खड़े करने बहुत जरूरी होते हैं। यहां पर चक्कर यह है, विनोद कुमार बिन्नी थोड़ी सी अगर उनकी मुखालफत कर लें, भैया पार्टी से बाहर जाओ। शाजिया इल्मी थोड़ी सी मुखालफत कर लें, भैया पार्टी के बाहर जाओ। एमएस धीर थोड़ी सी मुखालफत कर लें, भैया आपका टिकट कट गया। अगर इसी तरह से आप सभी की आवाज बोलती बंद करते रहे तो आपका साथ कौन देगा? और कहते हैं कि दिल्ली में या किसी भी राज्य में आपको राजनीति करना है तो आपको जमीन से मजबूत होना बहुत जरूरी है, और जमीन से मजबूत आपके अपने लोग ही करते हैं। अश्विनी भाई, राशिद भाई, किसी भी महल की जो बुनियाद है उसका बड़ा मजबूत होना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, कांग्रेस बीजेपी के जो संस्थापक सदस्य हैं जिन लोगों ने बनाई, वो अभी तक बने हुए, कुछ एक गए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गए। ये भारत की पहली ऐसी पार्टी जिसकी एक साल के अंदर लगभग 15% फाउंडर मेंबर चुपचाप अपने घर बैठ गए। क्यों बैठ गए? जैसे उन्होंने कुछ बोला, उनको किसी का दलाल बता दिया। जैसे उन्होंने कुछ कहा कि भाई पार्टी के भले के लिए ऐसा करते हैं। फाउंडर मेंबर शायद असली पार्टी फाइंड कर रहे हैं। हाँ, मैं असली जो शुरुआत में जिसका हम लोगों का जो है वहां चुनाव आयोग में जमा हुआ था, एफिडेविट जमा हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 15% जाके घर बैठ चुके हैं अभी तक, एक साल के अंदर। क्यों? क्योंकि लड़ नहीं सकते। वहां आप जाओगे, आपको जलील कर दिया जाएगा। आप वहां सामने बैठोगे, आपको कुछ भी कह दिया जाएगा। अंदर से कोई एक आदमी निकल के आएगा, आपको कुछ भी बोल देगा नया। तो इसलिए आप ये देखो कि हो क्या रहा है। स्वराज, भ्रष्टाचार, जिन दो मुद्दों के लिए आए थे वो दोनों टोपी पे रह गए हैं। हमें भ्रष्टाचार मुक्त बैठोगे, आपको कुछ भी कह दिया जाएगा। अंदर से कोई एक आदमी निकल के आएगा, आपको कुछ भी बोल देगा नया। तो इसलिए आप ये देखो कि हो क्या रहा है। स्वराज, भ्रष्टाचार, जिन दो मुद्दों के लिए आए थे वो दोनों टोपी पे रह गए हैं। हमें भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए भारत, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या पॉलिसी है? कुछ नहीं है। एक बार एमएस धीर जुड़ गए हैं, उनके पास में हम सीधे चलेंगे। एमएस धीर जी,
हमने आपकी बात रखी अरविंद केजरीवाल के सामने और ये बताया कि एमएस धीर कुछ इस तरीके की कमियां पार्टी में गिना रहे हैं, बता रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि आपको टिकट नहीं मिला और इसी वजह से आप नाराज हो गए और इसी वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं आप। हेलो जी बोलिए। हेलो एमएस धीर जी बोलिए। हेलो एमएस धीर जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, ऐसा है कि हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। ऐसा है कि उन्होंने टिकट ये कहा गया कि काटा गया है। मैं केजरीवाल जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, सारी पार्टी के नेताओं का सम्मान करता हूँ। उन्होंने मेरे को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और अब इन्होंने अगर ये कह देते हम आपको टिकट दे ही नहीं रहे तो बात खत्म हो जाती। लेकिन जो अखबारों में मैंने पढ़ा, मैं उन बातों से बड़ा आहत हुआ कि उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर मेरे को गलत बताया कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इन्हीं के जो जरिए हैं यूएसए में, वहां से हमारी रिपोर्ट एक बेस्ट रिपोर्ट आई थी। मेरे को अगर चुपचाप कह देते कि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा, मैं चुप बैठ जाता। और टिकट मैंने अप्लाई ही नहीं किया तो टिकट कटा कैसे है? तो ये बात है। और मैं टिकट अप्लाई करने के मूड में नहीं हूँ कि आगे एक ही साल में थोड़े से समय में ही दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, जो जनता के ऊपर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है। तो मेरे को ये खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। अच्छा धीर साहब, आपसे एक सवाल था, आप तो विधानसभा अध्यक्ष थे। धीर साहब से ऐसे बहुत सारे काम कराने का प्रयास किया गया जो अनैतिक थे, जिनको ठीक नहीं माना जा सकता। क्योंकि मेरे स्वयं केस में, हाईकोर्ट वाले केस में, इन्होंने धीर साहब से जबरदस्ती पैसा डाल के सेम वकील जो पार्टी का वकील था वही स्पीकर साहब की तरफ से भी अपील हुआ, क्योंकि उनको धीर साहब पे विश्वास नहीं था, सरकारी वकील पे उनको विश्वास नहीं था। उन्होंने एक ही सेम वकील, जबकि यह संवैधानिक है, दोनों तरफ से एक वकील नहीं हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे काम गलत एक बार अरविंद केजरीवाल का एक बयान धीर साहब इस बात को मानते भी हैं। जी, एक बार अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुना देते हैं। बड़प्पन है एमएस धीर साहब का कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने धन्यवाद दिया कि विधानसभा का अध्यक्ष मुझे बनाया 49 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन उन्हीं अरविंद केजरीवाल से जब एमएस धीर साहब को लेकर के सवाल किया हम लोगों ने, उनसे सवाल ये किया गया कि नरेंद्र मोदी की तारीफ की एमएस धीर ने और उसके बाद किस तरह से भड़के, या यूं कहें अगर आम बोलचाल की भाषा में, किस तरह से अरविंद केजरीवाल बिदके। देखिए, मोदी जी की तारीफ करी है उन्होंने और पहली चीज तो पार्टी में, हाँ वो तो है, जिसकी टिकट कटती है वही कहता है डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में। अभी एक मिनट, अभी टिकट किसकी कटेगी किसकी नहीं कटेगी ये हमने डिसाइड ही नहीं किया। ये स्पेकुलेशंस मीडिया में चल रहे हैं, अभी तो असेसमेंट चल रही है सबकी। अश्विनी भाई, एक बार कहते हैं कि टिकट, एक बार कहा अरविंद केजरीवाल ने कि जिसका टिकट कट जाता है, उसके बाद उन्होंने कहा कि असेसमेंट चल रहा है, टिकट किसका कटेगा नहीं कटेगा। इस लाइन कंफ्यूज क्यों रहते हैं? सुनने के बाद ना, इस लाइन को सुनने के बाद कुछ बस्ती नहीं है, इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं? एक तरफ टिकट काट दिया और दूसरी तरफ असेसमेंट का प्रयास किया, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो पहला जो आधा लाइन है वो ये बताती है कि वो उनके अंदर एक हिटलर चाहिए। एमएस धीर के पास में चलते हैं, तानाशाह रवैया। एमएस धीर साहब के पास में चलते हैं। एमएस धीर जी पे बिल्कुल सीधा सवाल करूंगा, क्या अरविंद केजरीवाल धोखेबाज हैं? नहीं, मेरे सम्मानित नेता रहे हैं, मैं उनके बारे में ऐसी धोखेबाजी वाली भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। अच्छा धीर साहब, आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है कि जिस लोकपाल जन लोकपाल का झुंझुना पूरा बजाया गया, जिसके नाम पे वोट मांगा गया, क्या वो लोकपाल का बिल सही तरीके से रखा गया? क्या 1-2 दिन पहले सभी विधायकों को और नेता विपक्ष को दिया गया पढ़ने के लिए, पास कराने के लिए? आप तो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जरा बताइए धीर साहब, क्या उस बिल की कॉपी सभी नेताओं को और विधानसभा के ये सवाल उस समय भी उठा था कि एक दिन पहले दिया गया है और उसको जैसे तरीके से पेश करना था वो नहीं किया गया है और वो पेश नहीं हो सका, और ताकि उस समय जो हालात ने अलाउ नहीं किया। धीर साहब, विधायकों को पढ़ने के लिए भी नहीं दिया, किसी को पता ही नहीं उस बिल में क्या लिखा हुआ है, उसमें मगरमच्छ रखा हुआ या मेढक रखा हुआ है, कुछ किसी को पता ही नहीं उस बिल में क्या है। जिस जन लोकपाल के नाम पे सरकार बनाई उसमें क्या है पता ही नहीं किसी को। आज के टॉपिक को लेकर के एमएस धीर जी से एक सवाल कर लेते हैं।
एमएसडी जी, अरविंद केजरीवाल के सामने ये बात आपकी रखी गई, आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के जो भी आपने आम आदमी पार्टी के बारे में कहा है, तो उनका ये कहना है कि जिस किसी का भी टिकट कटता है उसे आम आदमी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र दिखना शुरू हो जाता है या नहीं दिखना शुरू हो जाता। इस पर आपका जवाब क्या है? सर, ऐसा है कि मैंने सवाल ये कहा गया कि जिसका टिकट कटता है, तो मैंने जब टिकट अप्लाई ही नहीं किया तो कट्टे का सवाल नहीं होता। हो सकता है कि मैं ऐसे हालातों को देखकर टिकट आपने टिकट अप्लाई नहीं किया, क्या विश्वास उठ गया क्या अरविंद से? मैं टिकट मांग रहा हूँ। एमएसडी जी, क्या विश्वास उठ गया आपका अरविंद से जो आपने टिकट अप्लाई नहीं किया, या आम आदमी पार्टी से ही विश्वास उठ गया? नहीं, अरविंद जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, उन पर विश्वास किया गया। हाँ जी, लेकिन मैंने टिकट मांगा नहीं तो काटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और शायद अगर ये कह भी देते टिकट ले लो तो मैं मना कर देता, क्योंकि मैं इस दफा पार्टी से इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं था। अच्छा, धीर साहब, एक बात और आपने कही थी कि 5 लोगों के ही प्रभाव में आकर के अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है, जो टिकट को लेकर के आपने बात कही थी कि 5 लोगों के ही दबाव में आकर के फैसला किया। वो 5 लोग कौन थे? ऐसा है, कुछ पार्टी के अंदर ही कुछ नेगेटिविटी एक्टिविटी कुछ लोग फैला रहे थे। कौन? काफी समय से मैं देख रहा था, तो मैंने अरविंद जी को भी 2 दफा बोला, मनीष जी को 2 दफा बोला, लेकिन उनको संगठन से नहीं हटाया गया। तो मैं उससे भी काफी दुखित था। आपके वो 5 गुनहगार हैं कौन? समझता कि उनके नाम इस समय बताना जरूरी है। आपके वो 5 गुनहगार कौन है? सर, हमारे कार्यकर्ता थे। कौन? सर, गुनाहगार वॉलंटियर्स है। मेरी एक जिंदगी की आदत रही है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, किसी को बुरा चाहता भी नहीं। क्या मनीष तो सिसोदिया है? लेकर उनको आहत नहीं करना चाहता। क्या मनीष सिसोदिया है? नहीं। अच्छा, मनीष सिसोदिया नहीं है। अगर मनीष सिसोदिया नहीं है तो कौन है? नहीं, हमारे लोकल वॉलंटियर्स। हाँ सर, मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे लोकल वॉलंटियर्स से आपके हिसाब से धीर साहब पार्टी में कोई लोकतंत्र है क्या? कर रहे थे। जो 4 चौकड़ी पार्टी चलाती है उसमें कोई लोकतंत्र है? एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं सभी मेहमानों से। एक आखिरी कमेंट सभी मेहमानों से ले लेते हैं। प्रदीप जी। सर, मैं ऐसा कि आपको पता कि मैं विधानसभा अध्यक्ष था। प्रदीप जी से एक आखिरी कमेंट। पार्टी की कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करता था। पार्टी के अंदर क्या होता। ठीक है, प्रदीप जी से एक आखिरी कमेंट। प्रदीप जी। नहीं, देखिए, बड़ी साफ सी बात है कि जैसे दूसरी पार्टियों में स्थिति है वही आम आदमी पार्टी में हो गई कि जिसकी व्यक्तिगत निष्ठा संदेह से परे है नेतृत्व के प्रति, वो रहेगा। जिसकी जरा भी संदेह है वो नहीं रहेगा। तो आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से आप सभी अलग नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। की कमी है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला करके एक बात समझ में आई कि आम आदमी पार्टी एक अपरिपक्व सत्ता लोलुप और महत्वाकांक्षी पार्टी है जो बिना सत्ता के अस्तित्वहीन होने की कगार पे है। एक ब्रेक के लिए